दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में कई ऐसे केसेस सामने आते हैं और अदालतों में भी प्रूव होते हैं कि जिस महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था, यानी जिस महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, बाद में पता चला कि पैचअप हो गया। बाद में पता चला कि उसके साथ तो रेप ही नहीं हुआ था। बाद में पता चला कि कानून में, यानी कि अगर लड़की अपनी सहमति से सब कुछ कर रही थी और उसके बाद भी उसने अगर कंप्लेंट कर दी तो भी आदमी फंस गया। तो आखिर ऐसे केसेस का क्या किया जाए, कैसे इससे निपटा जाए? वेद भूषण जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है दिल्ली पुलिस में इनका, सर्विस का, और अब तो रिटायर हो चुके हैं और बाकायदा दिल्ली पुलिस महासंघ भी बना रखा है। इस तरह के केसेस क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी बात है, रेप केसेस में एक तो नोन होता है, उसके बाद क्या कहानियां घूमती हैं, कन्विक्शन रेट भी कुछ नहीं है, उसके बाद पता लगता है कि जी ये सब कुछ होने के बाद कि ये तो सहमति से था, बाद में लड़की बिगड़ गई या पैसों की कुछ ऐसी इशू हो गई या कोई और ईगो इशू हो गया। देखिए, ना केवल राजधानी कैपिटल दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में गांव के अंदर आपने हाथरस का केस देखा होगा, उसमें किस तरह की कहानियाँ चली। गांव का केस था, दिल्ली के अंदर फ्लडेड है इस तरह के केसेस, जहां म्यूचुअल कंसेंट से सेक्सुअल जो कंसेंट होती है वो उसके सालों महीनों तक रिलेशनशिप होती है और उसके बाद में अचानक वो रेप में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कानून की स्थिति ऐसी है कि पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर केस। एक शकरपुर थाने के अंदर, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शकरपुर थाने में पढ़ी लिखी आईटी की एक सर्विस करने वाली लड़की, एक लड़के से उसकी दोस्ती थी, वो अचानक थाने में मेरे पास आई। उसने कहा कि सर मेरी रेप की एफआईआर दर्ज कर दिए। मैंने उसकी कंप्लेंट पढ़ी, इट वाज रिटन इन इंग्लिश, और उसमें धारा 376 भी लिखी हुई थी। मैंने उसको बैठाया, उससे पूछा कि मैंने कहा आप तो आईटी की स्टूडेंट हो, आपको ये धारा 376 ये लैंग्वेज कहाँ से आपने इसको ड्राफ्ट किया कंप्लेंट को? तो उसके मुंह से गलती से निकल गया कि मेरे जानकार दोस्त हैं, वकील हैं, उन्होंने इसको ड्राफ्ट करके दे दिया। तो मैंने उससे पूछा कि मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे बताओ। वो प्रेग्नेंट भी थी साथ के साथ, उन्होंने कहा था मुझे इस लड़के ने प्रेग्नेंट कर दिया है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी कंप्लेंट मैं बिल्कुल एफआईआर दर्ज करूंगा, और करी भी। परंतु मैंने उनसे पूछा कि ये आप ये बताइए, आपने इसमें लिखा है कि जब पहली बार जब सेक्स हुआ तो आपको चाय के अंदर उसने कोई नशीली चीज़ पिला दी। मैंने उनको कहा कि ये आपके वकील साहब ने यहाँ गलती कर दी है, उनको कोल्ड ड्रिंक में मिला के आपको नशा दिखाना चाहिए था। ये क्योंकि चाय में कोई भी आप ऐसी चीज़ डालेंगे, दूध होता है, फट जाती है। वो लड़की एकदम डर गई, कहने लगा हाँ सर ये गलती तो हो गई। मैंने कहा कोई नहीं, फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपने लिखा है कि मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती मेरे फ्लैट पर आकर मेरी कंसेंट के बिना सेक्स करा। मैंने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। मेडिकल प्रूडेंस कहती है, जो बड़ी बड़ी लिटरेचर हैं जो कानून से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए, वो कहते हैं रेयर केस में फर्स्ट टाइम लड़की के साथ सेक्स हो और उसी में बच्चा कंसीव कर जाए। मैंने कहा ये बहुत दुनिया के लेवल का, इंडिया के लेवल बहुत बड़ा केस होगा कि पहले बार आपने उस लड़के के साथ सेक्स किया और पहली बार में आप कंसीव कर गई। फिर वो पढ़ी लिखी लड़की थी, समझ गई मेरी बात को, कहने लगी सर बहुत बार हुआ। मैंने कहा चाहती क्या है? कहने लगी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली है, उसकी शादी को रुकवाना है। तो मैंने उसको कहा कि आप मैंने उसकी एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस लड़के को फ़ोन किया पटना में। लेकिन आपने एफआईआर क्यों दर्ज की? जब एफआईआर आई वाज बाउंड टू रजिस्टर, क्योंकि व्हाई यू आर बाउंड? हाँ, बाउंड इसलिए था क्योंकि वो लड़की कल को कोर्ट में पुलिस के खिलाफ एलिगेशन लगाती, क्योंकि बेसिक जो ड्यूटी है पुलिस की वो एफआईआर दर्ज करने की। सर एफआईआर दर्ज होने के हम उसको प्रूव कर सकते थे कि वो फॉल्स एफआईआर नहीं, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज करोगे तो ये बाउंड है आप गिरफ्तार करने, ये भी नहीं है ना, बाउंड नहीं है। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि आपने खुद कहा कि एफआईआर एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, किसी को इज्जत चली जाती है। हाँ, तो वो उसी चीज पर मैं आ रहा हूँ। उस लड़के को बताया गया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, आप जल्दी आकर इस लड़की से सेटल करो। वो फ्लाइट लेकर आया। अब चूंकि वो लड़की अपने स्टैंड पर कायम थी और वो लड़की को डिच तो कर ही रहा था, उसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे कि उसके साथ उसने कुछ पैसे की भी, उसकी कुछ चीज़ें थी जो उसने ट्रांजैक्शन थी जो पब्लिक डोमेन में आ रही थी। पता लग रहा था कि लड़का उससे पैसे लेके गया है, तो एफआईआर तो उसमें दर्ज होनी थी। लास्ट में उसमें पैचअप हुआ और लड़के की जहां शादी होनी थी उसने उससे ब्रेकअप किया और इस लड़की से कोर्ट में शादी की। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कंसेंट भी दी कि यस ठीक है आप लोग शादी करते हो, हमें कोई एफआईआर नहीं। वो क्वैश हो गई एफआईआर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ समाज, किराएदार मकान मालिक का झगड़ा होता है दिल्ली के अंदर। किराएदार मकान खाली नहीं करना चाहता, अपनी लड़की को आगे कर देता है कि मेरी लड़की के साथ मोलेस्टेशन कर दिया, मेरी लड़की के साथ रेप कर दिया। कानून क्या कहता है? क्या ऐसे केसेस की पहले जांच हो, उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लो, उसके बाद गिरफ्तार कर लो? ये पहले ही मुकदमा दर्ज इस बारे में बड़ी एम्बिग्यूटी है। जो पुलिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसमें तो बिल्कुल क्लियर है कि एफआईआर दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब ये मानती है कि जो लड़की बयान दे रही है वो सच बोल रही है। हाँ नहीं, पर यदि
पहली स्टेज पे ये लग जाके इट्स ए डाउटफुल केस, तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। हमारे को कभी कोर्ट ने, जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का केस था, कभी भी क्वेश्चन नहीं किया कि आपने इसमें एफआईआर क्यों नहीं की। हमने बताया कि रीज़न थे, अपेरेंटली बिल्कुल हमारे पास एविडेंस आ गए थे कि फॉल्स एफआईआर होने दी जा रही है, इसलिए हमने नहीं की। कोर्ट ने हमारी बात को अप्रिशिएट किया। तो इसमें एक बहुत थिन मार्जिन ऑफ लाइन है, बहुत पतली एक झिल्ली के बराबर एक वो है कि पुलिस चाहे तो एफआईआर दर्ज कर ले या चाहे तो उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करके एफआईआर दर्ज कर ले। परंतु इन सब चीज़ों के अंदर लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि जो इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर आ रही हैं, जहाँ जो सेक्स है कंसेंशुअल हो रहा है, बाद में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें रेप केसेस के अंदर लड़की और लड़के के बीच में सैकड़ों कॉल्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, दूसरे ईगो इशू आ गया। एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के हॉकी के प्लेयर कैप्टन थे, उनके खिलाफ अचानक एक दिन लंदन से लड़की आई कि जी उसने मेरे को पार्क होटल में रेप कर दिया। अरे भाई, वो लड़की उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया गई, बैंकॉक गई, लंदन गई, तमाम जगह घूम रही हैं। अचानक वो दिल्ली में आके वो कह दें कि वो रेप हो गया, तो वो एकदम से जमने वाली बात नहीं होती। जब उसकी बेसिक इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि लड़की वाज ऑन रॉन्ग फुट। वो केवल उसको एक्सटॉर्शन करना चाहती थी, क्योंकि उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना था। यदि उस मैच से पहले ये एफआईआर दर्ज होता, ना केवल उस लड़की और हमारे कैप्टन की फजीयत होती, पूरे हिंदुस्तान की फजीयत होती, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच था। हमारा पूरा कंट्री, हमारी टीम डिमोरलाइज जाती। उनके मजाक करते कि ये देखो रेपिस्ट आदमी, और आज हमारे साथ हॉकी खेल रहा है, क्या हॉकी खेल पाएगा, ये तो रेप का मुलजिम है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को लोग, जो इस तरह की लड़कियां या लोग हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर। कानून तो आपने बोला कि बनाया हुआ है, क्लियर है। आप लोग यानी पुलिस इस बात की पहले इंक्वायरी कर ले हर केस में। हम ये नहीं कह रहे कि लड़कियां गलत है, मैं ये अपने दर्शकों को बिल्कुल नहीं कहना चाहता, लेकिन कई ऐसे केसेस जी सामने आए हैं जिसमें ये प्रूव हुआ है कि ये जो एफआईआर हुई है गलत एफआईआर हुई है लड़की। बिल्कुल बिल्कुल, यदि इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, उसमें और थोड़ी सी तेजी से साथ गहन जांच करके, यदि माइनर में प्राइमा फेसा ये लग रहा है कि मामला झूठा दर्ज होने जा रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। परंतु यदि लड़की बहुत ज़्यादा एडामेंट हो या कोर्ट भी इस बात को सुनने को राजी ना हो, तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर केस। बाद में इन्वेस्टिगेशन में एस्टेब्लिश हो जाएगा तो लड़की के खिलाफ बहुत सारे केसों में 182 के मुकदमे दर्ज हुए, और लड़के की तो प्रेस्टीज खत्म होगी। दूसरा ये कानून की या समाज की एक मजबूरी है कि सभी को झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया, फिर आप लोग बाउंड हुआ तो उसको अरेस्ट करने के लिए, या तो अरेस्ट मत करो, अरेस्ट भी कर लेते कहीं। नहीं, अरेस्ट के लिए बाउंड नहीं है। कानून में बिल्कुल लिखा है जब तक सफिशिएंट एविडेंस ना हो तो उसको अरेस्ट बिल्कुल वाजिब नहीं है। हाँ, कोर्ट में ये भी लिखा है कि सस्पिशन इज सफिशिएंट टू अफेक्ट अरेस्ट। यदि शक भी है तब भी आप पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये पुलिस का एक डिस्कशन है, पुलिस की एक सोच है, इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस है, उनको अप्रिशिएट करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये सोचना चाहिए कि मैं इसको अरेस्ट करूं या ना करूं, या अब इसमें और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस के विवेक के ऊपर आधारित है। वो ठीक है, लेकिन ऐसे में यूजुअली प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है, और हमने आपने देखा भी है कि अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपी 99% गिरफ्तार किया जाता है, चाहे बाद में वो इनोसेंस उसकी प्रूव होते रहे। और नॉर्मली यही, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक बहुत भारी प्रेशर डिफरेंट क्वार्टर से आता है कि भाई अब ये इसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, पुलिस ने छोटे मोटे एविडेंस भी उसके खिलाफ आ जाते हैं, तो पुलिस सोचती है कि क्यों इन सब चीज़ों में से निकलने के लिए बेस्ट कोर्स है कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए, कोर्ट विल डिसाइड कि इसको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। नहीं, लेकिन ऐसे केस में तो आपने अरेस्ट कर लिया तो वो तो जेल जाएगा, उसकी जो प्रेस्टीज पहले आपने हर्ट की 50% वो तो 100% बिल्कुल खत्म हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर ही रहा जाए, इस आग से ना खेला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के केसेस तो अभी भी सामने आ रहे हैं, आप एक आम लोगों को क्या इसमें राय देना चाहते हैं कि भाई इसमें कानून में थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के जो तरीके हैं, साइंटिफिक एविडेंस वो पहले कलेक्ट होने, क्योंकि हर एक नॉर्मल सेंस में बंदा ये कहता है भैया पहले जांच करो उसके बाद करो जो करना है। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल कोर्स तो यही है कि पहले उसकी प्रिलिमिनरी जांच हो। जैसे चीटिंग के केस में हम लोग शुरू में जांच करते हैं कि भाई चीटिंग बनती भी है नहीं बनती है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, कुछ बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं जो पुलिस को मजबूर करते हैं, बाउंड करते हैं कि नहीं आप एफआईआर दर्ज कीजिए और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन कर दिए। तो ये जो एम्बिग्यूटी है, जो विरोधाभास बना हुआ है, ये आज भी है और पता नहीं कब खत्म होगा। की बात करूं, कितने केसेस साल में होते हैं और इनका कन्विक्शन रेट किस तरह का रहता है? कन्विक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि उसमें ट्रायल के, एक तो ट्रायल बहुत लंबा है, लड़की के 164 के स्टेटमेंट होते हैं, जो रेप का
टाइम दर्ज होते टाइम जो मुकदमे के जो बयान होते हैं और 164 कोर्ट में, उस दौरान में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। यदि पैसे का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, बिरादरी का प्रेशर, कई तरह के अन्य प्रेशर होते हैं। यदि उसमें लड़की दबाव में आ गई और 164 में अपने बयान से टिल्ट कर गई तो उसका फ़ायदा ट्रायल मिलेगा, बरी हो जाएगा। उसके अलावा लड़की की शादी होनी होती है, यदि लड़की अनमेरिड उसकी शादी होनी है, उसको पता है, उसके ससुराल वालों को पता लगेगा, उससे पहले उसके पेरेंट्स आएंगे, तुरंत इस मुकदमे को ख़त्म करा जाए। और ख़त्म करने का तरीका ये है कि वो हॉस्टाइल हो जाए, कह दे जी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने दबाव में आके कह दिया। तो ये तमाम केसों की परिणति, इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, बहुत मार्जिनल कम कन्विक्शन रेट है। उसकी बहुत सारी टेक्निकल वजह हैं, और जैसे मैंने बताया कि कंप्लेनेंट नॉर्मली उस टाइम तो करा देते हैं, बाद में खुद ही हॉस्टाइल हो जाते हैं। नहीं, इस केस में अब ऐसे में केसेस तो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो ये क्या ऐसा सिलसिला, कोई एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि भाई केसेस रजिस्ट्रेशन इसमें कम हो, पहले इंक्वायरी उसके बाद हो? नहीं, उसमें एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की हमें इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज पुलिस अपने आप में एक प्रॉब्लम में आ जाएगी, पुलिस ही पार्टी बन जाएगी। तो पुलिस पार्टी क्यों बने? समाज में और लोग भी जिम्मेदार लोग हैं, अदालत हैं और दुनिया भर के पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट है, वो इसमें गहन विचार करके कोई ऑर्डिनेंस लाए, कोई एक्ट लाए, कोई बिल लाए कि ये चीज़ें इस तरह से की जाएँ। आप अंदर खाते ये बात मानते हैं कि भाई इसकी पहले इंक्वायरी तो होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि हाँ, यदि कुछ हल्का सा भी डाउटफुल, देखो नॉर्मल केस में भीड़ भाड़ वाली जगह में, अब कोई माइनर लड़की आके कहे थाने के अंदर 12 साल की मेरे साथ रेप हो गया, बात जमती है। परंतु एक 35 साल की, 40 साल की या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की अचानक आके कह दीजिए मेरे साथ तो रेप होता रहा है, सालों तक मेरे को रेप करता रहा है। अरे कैसे होता रहा? आपको कोई ज़बरदस्ती करता, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, आप सालों तक आपके साथ रेप होता रहा, बोली नहीं। ये बातें शक पैदा करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की, कई सारे वेद जी ऐसे भी मुकदमे देखे जिनमें कई कई साल बाद मुकदमे दर्ज होते हैं। कई साल बाद होते हैं, वो कोर्ट में जाके लिटिगेशन में चले जाएंगे। कोर्ट अल्टीमेटली वो भी अपना पीछे छुड़ाने के लिए कह देंगे चलो मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल रिपोर्ट दे देना। तो वही आपकी वाली बात है, अगले की प्रेस्टीज चलेगी, मुकदमा दर्ज हो गया, खत्म हो गया, सालों बाद मुकदमे दर्ज हुए। तो देखा आपने किस तरह से रेप के केसेस की रियलिटी वेद भूषण जी ने बताई, और किस तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच बताया कि किस तरह से केसेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, रेप के कई जेन्युइन केसेस भी होते हैं जिसमें मुकदमे जो है वो दर्ज होते हैं, पुलिस करती है। और लेकिन इसकी आड़ में कई ऐसे भी, एक तरह से कहा जाए, केसेस दर्ज होते हैं या एक तरह से गैंग ऑपरेट करते हैं जो केसेस दर्ज करवाते हैं, जिससे कि समाज को नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो इसमें विक्टिम, जो एक्चुअल में विक्टिम होती है, वो विक्टिम नहीं होती, विक्टिम दूसरा बन जाता है जो एक्यूज साइड में होता है। तो जो आपने कहा ना, इसमें गैंग रेप को बिल्कुल सत्य मानना चाहिए कि लड़की अचानक आके बोले कि 5 लड़कों ने मेरे साथ रेप कर दिया, वो उसमें संभावना बनी रहती है। स्पेशली जो दिल्ली से बाहर के इलाके हैं, गांव देहात के इलाके हैं, लड़की अकेले खेत में काम कर रही है, स्कूल पढ़ने जा रही है, कॉलेज पढ़ने जा रही है, वहाँ संभावना बनी रहती है कि जो छिछोरे लड़के हैं गाँव के आसपास के, उसको खेत में, खलिहान में कि दूसरी जगह रेप कर सकते हैं। पर दिल्ली जैसी जगह में गैंग रेप की संभावना कम है, परंतु दिल्ली से बाहर जो गाँव देहात के हिंदुस्तान के रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ संभावना बनी रहती है। या फिर मैंने बताया था माइनर बच्चे के साथ में रेप की संभावना बिल्कुल जेन्युइन मानी जाती है। ये 2 जेन्युइन कैटेगरी, हाँ, ये कैटेगरी, इनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि इन पर हम आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए विश्वास कर सकते हैं कि जेन्युइन मामले रहे। तो देखा आपने किस तरह से ज्ञान दिया। ये आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने कहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो कीजिए, और अगर किया है तो शेयर कीजिए, शेयर किया तो और शेयर कीजिए। धन्यवाद।